अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम टू नोवा मेड्सपायर। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 15 विच इज़ होम्योस्टेसिस एंड इट इज़ अ चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12। क्लास 11 से हमने दो चैप्टर जो है वो भी स्किप करवाए हैं, वो भी कमिंग अप नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। सो यूसेट के अकॉर्डिंग जो इस चैप्टर में सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है विच इज़ होम्योस्टेसिस। सो होम्योस्टेसिस क्या होती है? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म एंड फ्लक्चुएशन ऑफ आउटर एनवायरनमेंट, यानी कि अपने इनर एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना ताकि बाहर की जितनी भी फ्लक्चुएशंस हैं, जितनी भी जो चेंजेस हैं, वो चेंज उनको हार्बर किया जा सके, उनको बर्दाश्त किया जा सके और उनसे पहुंचाए जाने वाले हार्म को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। इसे होम्योस्टेसिस कहा जाता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म और इसके एनवायरनमेंट के दरमियान सोल्यूट और साथ ही साथ उनके वाटर के गेन और लॉस का जो मेंटेनेंस है उसको स्टडी करना ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। और इसी तरह जो एक्सक्रीशन है वो होता है एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नाइट्रोजन की फॉर्म में जो है वो वेस्ट अपना एलिमिनेट करते हैं। जो लास्ट वन है हमारी थर्मल रेगुलेशन है विच इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर, यानी कि आप अपने बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको कैसे मेंटेन रखेंगे, इस मैकेनिज्म को कहा जाता है थर्मो रेगुलेशन। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक की जो कि यूसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है विच इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। तो ओस्मो रेगुलेशन में जो मेन पॉइंट जिसको मद्देनज़र रख के बात की जाती है वो है सोल्ट। अब इसमें जो फर्स्ट टू टाइप्स है वो है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट एंड देन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में कैसे जो सेल है वो अपने आप को रेगुलेट करता है। देखिए, हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब होता है लेस, तो यानी कि ये वो इन्वायरमेंट है जहाँ पे आउटर यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लेस सोल्ट है और जो इनर इन्वायरमेंट है सेल के उसके अंदर सोल्ट जो है ज़्यादा है। अब होगा ये, चूंकि सोल्ट जो है वो आउटर इन्वायरमेंट में ज़्यादा है और इनर इन्वायरमेंट में सोल्ट कम है इनर इन्वायरमेंट में, और इनर इन्वायरमेंट में सोल्ट ज़्यादा है और आउटर इन्वायरमेंट में कम सोल्ट है। तो आउटर इन्वायरमेंट में सोल्ट जो है वो पहले ही कम रेशो में होने की वजह से डिल्यूट है। अब होगा क्या कि वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जाहिर है अगर यहाँ पे 90% सोल्ट है तो यहाँ पे 10% जो है वो वाटर है जो कि बहुत लो है। तो इसको अचीव करने के लिए ऑस्मोसिस होगी, मूविंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिससे क्या होगा कि वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो ये जो सेल है वो टर्जिडिटी में चला जाएगा, यानी कि स्वेल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक जो है वो हाइपोटोनिक का रिवर्स है। अब हाइपर मीन्स हायर और कंसंट्रेशन लार्ज। सो इसमें क्या होगा कि 90% सोल्ट जो है वो आपके आउटर एनवायरनमेंट में होगा और 10% सोल्ट जो है वो हमारे इनर एनवायरनमेंट में होगा, जो कि सेल है, इनर एनवायरनमेंट। अब होगा क्या कि चूंकि 10% सोल्ट हमारे सेल के अंदर है और 90% वाटर है, तो बाहर वाले सोल्ट को डिल्यूट करने के लिए सेल से वाटर जो है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से वाटर का जितना भी सेल का जितना भी वाटर है वो सारा लीक हो जाएगा और सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। थर्ड वन इज हमारा आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक ऐसी स्टेट होती है कि जिसमें नेट मूवमेंट जो है हमारी ज़ीरो होती है, यानी कि सेल से ना वाटर बाहर भी जा रहा हो और अगर वाटर बाहर से अंदर भी आ रहा हो तो सेल की जो शेप है, सेल का जो साइज़ है उस पर किसी किस्म का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, दोनों पार्टीज़ जो है वो बराबर की कंट्रीब्यूशन करती हैं, क्योंकि दोनों में सोल्ट जो है वो बराबर है, तो किसी किस्म की जो है वाटर इरप्शन नहीं होती और वो सेल जो है वो सेम साइज और सेम कंडीशन में रहता है। इस किस्म की स्टेट को आइसोटोनिक कहा जाता है। अब हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को। प्लांट्स में कैसे ऑस्मो रेगुलेशन होती है, इसकी थ्री कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? हाइड्रोफाइट्स उन प्लांट्स को कहा जाता है जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब चूंकि फ्रेश वाटर में ये प्लांट्स रहते हैं तो इनके अंदर वाटर सॉल्ट की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ही कम है। सो वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से इन प्लांट्स ने अपने आप को अडेप्ट किया है कि इनके पास लार्ज लीव्स होते हैं। जिस लार्ज लीव होने की वजह से इनके पास लार्ज सरफेस एरिया भी होता है, जो कि इनको ट्रांसपायरेशन में यानी कि वाटर को लॉस करने में हेल्पफुल करते हैं, क्योंकि अगर वाटर लॉस नहीं करेंगे तो इनके सेल जो है वो बस्ट कर जाएंगे।
सो इसी वजह से इनके पास स्टोमेटा जो है वो भी हाई रेशियो में होता है, जो कि इनके सेल्स के आउटर साइड पर प्रेज़ेंट हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग हाई लेवल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है उसको लॉस कर देते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है वो है लोटस। इसी तरह हमारी जो सेकंड टाइप है वो है मीज़ोफ़ाइट्स। मीज़ोफ़ाइट्स उन एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो मॉडरेट रहती है। कभी ज़्यादा हो जाती है या कभी कम हो जाती है। इसके लिए जो स्टोमेटा है वो मॉडरेट ही अमाउंट में होते हैं, लेकिन उनमें ये फीचर होता है क्योंकि हाइड्रोफाइट्स में जो स्टोमेटा है वो ओपन ही रहते हैं हमेशा। लेकिन मीज़ोफाइट में ये फंक्शन होता है कि स्टोमेटा जो है, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो वो ओपन हो जाएँगे, और अगर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है तो ये क्लोज़ हो जाएँगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस को कम किया जा सके। मीज़ोफाइट्स की जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है वो है ब्रासिस, रोज़ एंड मैंगो। इसके साथ हम बात करते हैं एक्ज़ीरोफाइट्स की। एक्ज़ीरोफाइट्स उन प्लांट्स को कहा जाता है जो कि ड्राई प्लेसेस में रहते हैं। अब ये जो प्लांट्स चूँकि ड्राई प्लेसेस में रहते हैं तो उन्होंने अपने अंदर बहुत सारी एडेप्टेशंस जो है वो इन्वेंट की हैं, और बहुत ज़्यादा जो है इवॉल्व हुए हैं ये प्लांट विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द पैसेज ऑफ एनवायरनमेंट। वो क्या है कि इन्होंने अपने जो पत्ते हैं, इनको ये गिरा देते हैं, शेड लीव्स ऑन वाटर लॉस। जैसे ही वाटर है, वाटर को लॉस ना हो, इससे बचाने के लिए ये क्या करते हैं कि अपने पत्ते जो हैं उनको गिरा देते हैं, क्योंकि पत्तों के अंदर स्टोमेटा होता है जो कि वाटर को लॉस करने का बायस बनता है। इसी तरीके से जब यहाँ पर इन एनवायरनमेंट में वाटर की अवेलेबिलिटी होती है तो ये वाटर को स्टेम के अंदर जो है स्टोर करते हैं, और इनके जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं नीडल्स में, यानी कि वो कांटेदार बन गए हैं। लीव्स जो हैं इनके मॉडिफाई होकर कांटों में बन गए हैं। और इनकी जो एक स्पेशल फीचर है कि इनके पास थिक और वैक्सी किस्म की क्यूटिकल की लेयर होती है इनके ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कैक्टस। अब एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है? उसकी फर्स्ट टाइप है ऑस्मो कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स से ही ये इस चीज़ को पता चला लगाया जा सकता है कि ये कन्फर्म्ड ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। यानी कि इन लोगों को, ये वो एनिमल्स होते हैं जिन्हें किसी किस्म की एज़ सच एक्टिवली जो है वो ऑस्मोटिक स्टेट को इंटरनली एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप कह लें कि फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं या मेरीन वाटर बॉडीज़ हैं। ये इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं तो हम बताते जाएँगे आपको। ओस्मो कन्फर्मर्स के बाद जो हमारे पास दूसरी स्टेट आती है वो है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन या ओस्मो रेगुलेटर्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनको ज़रूरत होती है अपने एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है इनका हाइपरटोनिक होता है। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है वो सोल्ट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, जिनकी वजह से इनको बार-बार वाटर लॉस जो है वो फेस करना पड़ता है। तो इसलिए वाटर को लॉस से बचने के लिए इनको बार-बार अपने जो एनवायरनमेंट है, इनर एनवायरनमेंट, बॉडी का जो एनवायरनमेंट है उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंट एनवायरनमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो मेंटेन होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मरीन एनवायरनमेंट की। मरीन एनवायरनमेंट में जो मरीन फिशेज़ होती हैं, उनमें कुछ इस तरह के एडेप्टेशन होते हैं, चूँकि मरीन एनवायरनमेंट में सॉल्टी वाटर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यानी कि ये वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे हाइपरटोनिक स्टेट है। तो ये ड्रिंक करती हैं सी वाटर को ही, लेकिन इनके पास एक स्पेशलाइज़्ड गिल्स होते हैं जिनकी मदद से ये एक्सेसिवली सॉल्ट को जो है वो एक्सक्रीट करते रहते हैं, और साथ ही साथ इनका पैसिव लॉस भी हो रहा होता है वाटर से, गिल्स से। वाटर का जो लॉस है इनके गिल्स के थ्रू वो पैसिवली भी हो रहा होता है, बट फिर भी ये जो है अपनी वाटर की कह लें कि लेवल को मेंटेन रखते हैं। पैसिव लॉस का मतलब ये नहीं है कि इसके बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। पैसिव लॉस का मतलब होता है कि 99% सेव हो रहा है और 1% सिर्फ लॉस हो रहा है, तो इसको कहा जाता है पैसिव लॉस, जो कि होना ही होना है। सो ये था एक कि मरीन लाइफ जो है कैसे अपने आप में ऑस्मो रेगुलेशन जो या ऑस्मो रेगुलेटरी कैसे मेंटेन रखती है। अब हम बात करेंगे फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के, फ्रेश वाटर में कैसे जो है वो मेंटेन किया जाता है। देखिए फ्रेश वाटर में क्या है कि ये जो फिशेज़ हैं, ये जो वाटर है इसको ड्रिंक नहीं करती, मतलब कि जो फ्रेश वाटर में रहने वाले एनवायरनमेंट में एनिमल्स हैं, ये वाटर को तो ड्रिंक नहीं करते, और इनके जो गिल्स हैं, जहाँ पे मरीन लाइफ के जो गिल्स थे वो सोल्ट को एक्सक्रीट कर रहे थे, वहीं पे इनके जो गिल्स हैं वो सोल्ट को टेक अप करेंगे। ताकि चूँकि इनका एनवायरनमेंट जो है फ्रेश वाटर का एनवायरनमेंट होता है, तो फ्रेश वाटर में सॉल्ट कम है।
तो और इनकी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो इसी वजह से इनका जो सॉल्ट है बॉडी का वो बाहर मूव करता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनको वाटर सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए सॉल्ट जो है अपने गिल्स के थ्रू अपटेक करने पड़ते हैं। इसी तरीके से ये लार्ज हाइपोटोनिक यूरिन जो है वो भी रिलीज़ करते रहते हैं, चूँकि वाटर जो है वो वाटरी एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इनका जो यूरिन है वो भी मेनली वाटर ही होता है, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट जो होती है वो सॉल्ट की भी होती है। इसी तरीके से ये पैसिव गेन कर रहे होते हैं वाटर को अपनी बॉडी के सरफेस और बाज़ औक़ात अपने गिल्स में भी, जहाँ पे मरीन में पैसिव लॉस था, यहाँ पे ये लोग फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल पैसिव गेन कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एनहाइड्रोबियोसिस जो है वो आपको टर्मिनोलॉजी याद करने की ज़रूरत है कि ये वो एनिमल जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्श कंडीशन को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं ड्यू टू सम एडेप्टेशन, तो उनको कहा जाता है एनहाइड्रोबियोसिस। इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कैंगरू रैट। इन्होंने अपने आप को अडैप्ट इस तरह किया होता है कि इनके ऊपर मल्टीपल डेड केराटिनॉइड की जो है वो लेयर हुई होती है, लेयर अप हुए होते हैं ये लोग, और इसी के साथ-साथ इनमें जो है वो कह लें कि लेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स या दूसरे मोड ऑफ जो कह लें फूड है उनसे जो है अपना वाटर लेवल मेंटेन रखने के आदी हो चुके होते हैं। तो यही रीज़न है कि इतने हार्श एनवायरनमेंट में भी जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में। एक्सक्रीशन जो है वो किस तरीके से होती है, बल्कि यहाँ पर आपको भी दिखाया भी जाएगा कि एक्सक्रीशन कहा किसे जाता है। देखिए, जब भी यहाँ कहीं पे वर्ड एक्सक्रीशन यूज़ किया गया हो तो इसका मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नाइट्रोजन की फॉर्म में अपना जो वेस्ट है वो एक्सक्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होती है। तो देखिए, एक्सक्रीटोफोर एक टर्म याद रखिए, वो ऐसे है कि प्लांट्स जो है वो अपना साल भर जो अपना वेस्ट है वो लीव्स में स्टोर करते रहते हैं, और फिर जैसे ही ऑटम का सीज़न आता है यानी कि पतझड़ का सीज़न आता है तो ये अपने लीव्स जो है वो शेड कर देते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से ये अपने वेस्ट से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कर लेते हैं। इसी तरह एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है एबोनी। एबोनी क्या होता है कि आप कभी मे माइट भी आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ दरख्त ऐसे होते हैं कि जब उनको काटा जाता है तो उनके सेंटर में जो वुड होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होती है। ये कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये काबिलियत होती है कि अपना वेस्ट जो होता है अपने स्टेम के सेंटर में यानी कि लकड़ी के बीच बिल्कुल बीचों बीच जो है वो अपना वेस्ट जो है उसको स्टोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो लकड़ी जो है वो ब्लैक कलर इख्तियार कर लेती है। अब केमिकल वेपन भी यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया। केमिकल वेपन से मुराद ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो अपना ज़मीन के अंदर ही एक्सक्रीट करते रहते हैं, जो कि दूसरे साथ वाले जो प्लांट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब इससे इस प्लांट को क्या फ़ायदा होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है वो टेक अप कर लेता है। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो है कॉनिफ़र्स। कॉनिफ़र्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि सॉइल में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सपेल करते हैं, जिसकी वज़ह से जो इसके नियर बाय जो प्लांट्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं इसके वेस्ट की वज़ह से, और ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है उसको टेक अप कर लेता है। इसी तरीके से एक्सक्रीशन इन एनिमल कैसे होती है? एनिमल्स में जो एक्सक्रीशन है वो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और डिफरेंट किस्म के मेथड से होती है, जो कि अभी आपको बताई जाती है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमल जो है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में हाई लेवल में एक्सक्रीशन करते हैं। यानी कि एनिमल्स में ज़्यादातर जो एक्सक्रीशन है, ज़्यादा डिमांडिंग एक्सक्रीशन जो होती है वो आप कह लें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में ही होती है। और उसके बाद जो आ जाती है उसके बाद आ जाती है क्रिएटिनिन, क्रिएटिन या ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड, ये क्रिएटिन का दूसरा नाम है। तो अ, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के बाद ये पार्टी आती है जो कि मॉडरेट लेवल पे एक्सक्रीट की जाती है एनिमल्स के थ्रू, डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू। ऐसा नहीं कि एक ही एनिमल ये सब कुछ प्रोड्यूस करे, कुछ एनिमल्स ये प्रोड्यूस करेंगे, कुछ एनिमल्स ये। तो हाई डिमांड इसकी है, और फिर सेकंड पे ये है, एंड देन थर्ड पे ये है वेरी स्मॉल अमाउंट। कुछ एनिमल हैं जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो है
अमाइनो एसिड, प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स की फॉर्म में अपना वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। अब ये जो बातें हैं कुछ टेबल से मैंने एक्सट्रैक्ट की हुई हैं, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे अमोनिया जो है, अमोनिया की फॉर्म में जो वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं वो है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो अपना एक्सक्रीशन अमोनिया की फॉर्म में करते हैं। और इसी तरीके से जो मैमल्स हैं यानी कि हम इंसान और जानवर जितने भी हैं, एम्फीबियंस और यानी कि जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक आपके जो होते हैं फ्रॉग वगैरह, इसी तरीके से शार्क्स और बनी फिशेस, ये अपना एक्सक्रीशन जो है वो यूरिया की फॉर्म में करते हैं। और यूरिक एसिड जो है ये बर्ड्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स, लिजर्ड वगैरह एंड लैंड स्नेल जो है ये यूरिक एसिड की फॉर्म में अपनी जो एक्सक्रीशन है उसको करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन रिलेटेड टू हैबिटेट के, अपने हैबिटेट के मुताबिक कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सक्रीशन करते हैं। इसमें ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपको बड़े अच्छे से याद करने हैं क्योंकि यूसेट के पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या है कि फ्रेश वाटर में अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसका हैबिटेट फ्रेश वाटर है तो उसको 500 ml वाटर रिक्वायर होगा इन ऑर्डर टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। इसी तरह अगर कोई ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उनको 50 ml वाटर चाहिए होता है इन ऑर्डर टू एक्सपेल 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। और वो एनिमल्स जहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है, जिनको शॉर्टेज ऑफ वाटर रहती है, उनको सिर्फ 1 ml वाटर जो है वो रिक्वायर होता है इन ऑर्डर टू एक्सपेल 1 ग्राम यूरिक एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इनको एक साइंटिफिक नाम दिया गया है। वो ऑर्गेनिज्म जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको अमोनोडेलिक कहा जाता है। जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियोडेलिक कहा जाता है। और इसी तरह जो यूरिक एसिड की फॉर्म में अपना एलिमिनेशन करते हैं, वेस्ट जो एक्सक्रीट करते हैं, उसको यूरिकोडेलिक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स में कि एनिमल्स में, डिफरेंट एनिमल्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो अकर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो बेसिकली इसमें कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड फीचर नहीं है कि वो एक प्रोसेस के थ्रू, एक मैकेनिज्म के थ्रू अपना जो एलिमिनेशन, वेस्ट की जो है एलिमिनेशन कर सके। हाँ, बट ये है कि जो हाइड्रा है वो सिंपली आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में होने की वजह से अपना वेस्ट जो है वो आइसोओस्मोटिकली जो है वो एक्सपेल आउट कर देता है। मीन्स के वाटर जो है वो आ भी रहा होता है और जा भी रहा होता है, तो जब जा रहा होता है वाटर उसी के साथ इनका जो वेस्ट है तो वो भी एक्सपेल आउट हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्लेनेरिया की। तो प्लेनेरिया को स्टडी करने के लिए उसके जो डायग्राम है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा स्टडी करना ज़रूरी है। एक तरफ आप देख रहे हैं प्लेनेरिया, जहाँ पे ये जो लाइन जा रही है ये है प्रोटोनेफ्रिडियल नेटवर्क। और इसी के साथ ये लाइंस के साथ जो ये छोटी-छोटी सी ज़िगज़ैग लाइन्स लगी हुई हैं, ये है नेफ्रिडियोपोर्स। अब ये जो नेफ्रिडियोपोर्स हैं इनको ज़ूम इन करके तो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये नेफ्रिडियोपोर है, ये एक नेफ्रिडियोपोर्स है और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ये इस प्रोटोनेफ्रिडियल नेटवर्क के साथ अटैच हुए हैं। अब इस नेफ्रिडियोपोर में क्या है कि एक न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है, साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, सीलिया, एक मूवमेंट हो रही है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, और इसी के साथ एक एक्सक्रीटरी डक्ट भी है। अब होता क्या है कि ये जो सीलिया है, सीलिया, इस सीलिया की मूवमेंट से, वहाँ पे लिखा था बीट प्रपोज़ल, आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि जब ये मूव करती है, इसका मतलब होता है कि जिस तरह आप देखें कि कैंडल की जो लाइट जब ग्लो होती है, जब आप किसी कैंडल को जलाते हैं, तो आप देखेंगे कि उसकी जो लाइट है वो जिस तरीके से वेव कर रही होती है, मूव कर रही होती है, उसको कहते हैं बीट प्रपोज़ल। तो ये सीलिया की जो मूवमेंट है ये भी कुछ इसी तरह की होती है, जिसकी मदद से जितना भी वेस्ट होता है वो सारा आगे की तरफ आ जाता है। और जहाँ पे लिखा भी है मूवमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और ये जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो पूरी बॉडी से मूव करके इस एक्सक्रीटरी डक्ट में आ जाता है और फिर यहाँ से एक्सपेल आउट हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे अर्थवर्म के बारे में। अब अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को पहले हम स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक है नेफ्रिडियोस्टोम। नेफ्रिडियोस्टोम जो है ये साथ वाले जो कंपार्टमेंट है उसके साथ, ये जिस तरह आप देख रहे हैं ये साथ वाला कंपार्टमेंट है, ये उसके
कह लें एक तरह के एरिया में एंटर हुआ हुआ है। अब होता है कि ये वेस्ट यहाँ से कलेक्ट करता है, यहाँ से कलेक्ट करने के बाद ये ट्यूब जो है वो कैपिलरी नेटवर्क के साथ जो है वो अटैच होती है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के रिएक्शन जो हैं वो टेक प्लेस होते हैं, डिफरेंट किस्म के रिएक्शन जो है वो कैरी आउट होते हैं और वो कैरी आउट होने के बाद ये कलेक्टिंग ट्यूब में रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है। रीअब्ज़ॉर्प्शन होने के बाद ये जो ब्लैडर है यहाँ पे टेम्परेरीली जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर हो जाता है, जिसके बाद नेफ्रिडियोपोर जो है जो कि एनएस की तरह का काम करता है, नेफ्रिडियोपोर से जो वेस्ट है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कॉकरोच की कि कॉकरोच के अंदर जो है वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। ये ब्लू में जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये इनका इंटीरियर साइड में जो है वो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है। अब होता क्या है कि ये आप देखिएगा कि ये मिड गट है। ये जो मिडगट है ये इनका स्टमक की तरह काम काम करता है। और ये जो मेल पिजन ट्यूब है, मेल पिजन ट्यूब जो होती है ये जैसे ट्यूब टू ट्यूब एंटर होता जाता है फूड, तो ये मेल पिजन ट्यूब जो है इनको एक तो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है और इसको फ़िल्टर करने में भी हेल्प करती है। इसी तरह जो मिड गट है ये स्टमक की तरह का काम करता है और फिर इसी तरह स्टमक से फूड जो है वो इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन जहाँ पे रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है और रेक्टम जहाँ पे टेम्परेरी तौर पर कोई चीज़ जो है वो स्टोर होती है और रेक्टम से जो है फिर वो एनएस के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाती है। और रेक्टम को और इंटेस्टाइन को कलेक्टिवली कहा जाता है हाइंड गट या हिंड गट भी कहा जाता है। तो चूँकि जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आता है, टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल एनिमल है कॉकरोच, तो इनका जो वेस्ट है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की। सो यूरिनरी सिस्टम कैसे होता है ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंगली ये बात की जाएगी। तो सबसे पहले देख रहे हैं आप एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे जो है वो 2 किडनीज़ हैं। एक को मेंशन किया गया है लेफ्ट किडनी और ये दूसरी तरफ है राइट किडनी। अब इसी तरीके से ये इसको कैप्सूल कहते हैं, ये जो आउटर बाउंड्री है इसको कैप्सूल कहते हैं। यहाँ से निकलने वाली जो वेन है इसको राइट रीनल वेन कहा जाएगा और ये जो वाली वेन है ये है लेफ्ट रीनल वेन। ओके, सो इसी तरह ये है रीनल पेल्विस, यानी कि यहाँ से जो ये यूरेटर की जो ट्यूब निकल रही है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको कहा जाएगा रीनल पेल्विस। और ये जो आर्टरी है ये जैसे डिसेंड होगी नीचे की तरफ जाएगी, इसका ये पोर्शन कहलाएगा इंफीरियर वेना केवा और दूसरी आर्टरी है उसका ये पोर्शन कहा जाएगा एब्डोमिनल आयोटा। इसी तरीके से ये जो यूरेटर्स है जब ये डिसेंड करेंगी नीचे की तरफ जाएंगी तो ये पोर्शन जो है दो, इनको राइट और लेफ्ट यूरेटर्स का नाम तब दिया जाएगा। और ये यूरेटर्स जो हैं ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती हैं जो विद द हेल्प ऑफ होल्स जिनको कहा जाता है यूरेट्रल ओरिफिस। और इसी तरीके से ये पाउच जो है इसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। यूरिनरी ब्लैडर वो जगह जहाँ पे यूरिन जो है वो टेम्परेरी स्टोर होता है एंड देन उसके बाद ये स्फिंक्टर मसल है जो कि यूरिन को रोकने में हेल्पफुल करता है। और यूरिन जो है देन फिर पास होता है एक ट्यूब में जो कि यूरिथ्रा का नाम दिया जाता है जिसको। और यूरिथ्रा जो है वो एंड हो जाता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस से। ये हमारी बॉडी का लास्ट एक तरह का होल है जिसकी मदद से जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। अब हम बात करेंगे अपने किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो किडनी के ये डायग्राम्स जो है वो मैं आपको पढ़ा के इसलिए समझाता हूँ क्योंकि यूसेट में अक्सर डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली जो एमसीक्यूज़ हैं वो पूछे जाते हैं। इससे ये होता है कि स्टूडेंट्स को एक डायग्राम भी याद रह जाती है और दूसरा ये कि उनको फिर समझ भी आसानी से आ जाती है, प्रैक्टिकली भी उनको फिर ज़्यादा अच्छा एक समझ आ जाता है। तो बात करें किडनी की, तो ये जो किडनी की आउटर साइड है तो इसको कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। इसी तरीके से जो इनर लेयर होती है दूसरी लेयर उसको कहा जाता है रीनल मेडुला। ये जो पिरामिड्स की शेप में है इसको कहते हैं रीनल पिरामिड्स। और यहाँ से जो ये वाली ट्यूब निकल रही है इसको कहेंगे यूरेटर। ये बिल्कुल वही ट्यूब है जो कि ऊपर भी आपने देखी थी अभी। और ये जो दरमियान में जो एक बंडल ऑफ नेटवर्क्स है इसका जो एंडिंग पोर्शन है इसको कहेंगे रीनल पेल्विस। और इसका ये जो जहाँ पे मीट कर रही है ब्रांचेस सारी इस एरिया को कहा जाता है रीनल हेलस।
रीनल हीलस के आगे आप देखेंगे कि अलहदा से कुछ ट्यूब्स निकल रही हैं जो कि है रीनल आर्टरी और रीनल वेन। अब हम बात करेंगे किडनी स्टोन की। किडनी स्टोन की जो है वो टू स्टेट्स होती हैं, एक है हाइपरकैल्सीमिया और दूसरी है हाइपर ऑक्जेलेरिया। तो हाइपरकैल्सीमिया जो होती है वो कैल्शियम जब हाई अमाउंट में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तो हाइपरकैल्सीमिया कॉज करता है। हाइपरऑक्जेलोरिया जो है जब ये ऑक्जेलेट जो है वो हाई लेवल में इकट्ठा होना शुरू होता है तो वो हाइपरऑक्जेलोरिया करता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट से स्टोन बनने के जो चांसेस हैं वो 70% है, मतलब कि 70% केसेस देखे गए हैं जिसमें जो किडनी का स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट से की वजह से बना गया है। और कैल्शियम फॉस्फेट की मदद से जो स्टोन है वो 50% केसेस में देखा गया है कि किडनी में जो स्टोन कैल्शियम फॉस्फेट की तरफ से बनाया गया। इसी तरह 10% केसेस ऐसे देखे गए कि या 10% केसेस ऐसे हैं जिनमें यूरिक एसिड जो है वो कॉज करता है किडनी स्टोन का। इसी तरीके से एक कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, हीट शॉक प्रोटीन, ये वो प्रोटीन है जो कि प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, मेच्योर ट्रीज के अंदर पाई जाती है, जो कि इनको ठंड में बचाता है। किस तरीके से बचाता है कि वो जो ट्री की एंजाइम्स और प्रोटीन्स होती हैं ये उनको एक तरह का जो है एक प्रोटेक्टिव शेल प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से फिर ये जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं प्लांट से ये अपना अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते रहते हैं। इसी तरीके से एक और टर्मिनोलॉजी है पोकिलोथर्म। पोकिलोथर्म जो है ये उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि अपना टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट पे मतलब कि डिपेंड करता है। यानी कि ये वो टेम्परेचर होता है कि जैसे इन्वायरमेंट में ठंड बढ़ती जाएगी इनका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा होता जाएगा, जैसे सर्दी होती जाएगी गर्मी होती जाएगी तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी गर्म होता जाएगा। इसी तरीके से कुछ आ जाते हैं होम्योथर्म्स, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने की काबिल होते हैं, अहलियत रखते हैं। इसी तरीके से आ जाते हैं एंडोथर्म। एंडोथर्म जो है वो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है एंडोथर्म, जो कि अपना बॉडी हीट जो है वो खुद से प्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं। अब एक्टोथर्म जो है ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लो हीट मींस हीट तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो इतनी लो अमाउंट में होती है कि वो एक्सचेंज हो जाती है एनवायरनमेंट से खुद ब खुद। इसी तरीके से आ जाते हैं हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट डिफरेंट मतलब कि सेल्सियस की जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये खुद उसको रेगुलेट नहीं कर पाते। यानी कि अगर कोई इन्वायरमेंट इंक्रीज हो रहा है तो इनका जो हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म है वो डिक्रीज होता जाएगा ताकि इनको ठंड मिले। और इसी तरह अगर इन्वायरमेंट जो है वो ड्रॉप करता जा रहा है उसका टेम्परेचर, तो इनकी जो हीट की प्रोडक्शन होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मतलब टेम्परेचर ही एक तरह का डिसाइड करता है कि इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, ये इसको रेगुलेट नहीं कर पाते। लास्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी पायरेक्सिया। कुछ पैथोजेंस जरासीम एंड ब्लड सेल्स मिलकर एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसे पायरेक्सिया का नाम दे देता है। अब ये केमिकल क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है ये उसको डिस्टर्ब कर देता है। और हाइपोथैलेमस जो है हमारे बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काम आता है। अब चूंकि ये केमिकल जो है हाइपोथैलेमस को डिस्टर्ब कर देता है तो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री से ड्रॉप भी हो सकता है और इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को, इस तरह की बीमारी की सूरत हाल को पायरेक्सिया का नाम दिया जाता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे पता है मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है कुछ इसमें स्किप करवाई हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको उस उनके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होती। जो यूसेट है उसमें जो जनरल क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही पूछे जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही था, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई टेंशन हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप अपनी तसल्ली के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप जो टॉपिक्स नहीं पढ़ाए हुए आप वो भी पढ़ सकते हैं।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।